क्या ये कारगिल की लड़ाई में से मेंटल होया आज के साल होगी 26-27 साल होगी। हाँ, तो मैं बहुत घणो इलाज कराया जयपुर भी करवा नहीं करी मेरे कैंप में। आपने अभी ये वीडियो देख लिया होगा, एक सैनिक का क्या हाल है। मेंटल स्थिति में वो 13 साल से इस चारपाई पर बंधा हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? हमारा वो मरा हुआ सिस्टम, हमारा वो अंग्रेजी कानून जो किसी का भला नहीं किसी को दबा कर रखना चाहता है। अरे हिंदुस्तान का जो कानून खासकर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्स में जो चल रहा है वो 1857 से पहले जो अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाकर रखने के लिए, उनको दबाने के लिए जो कानून बनाया था, वही कानून जो कि तू ऐसे के ऐसे हमारे सेनाओं में चल रहा है। और उन्हीं कानून के बदौलत इस जवान की आज ये हालात है। जिस कानून के या उसको बदलने के लिए जो हम बातें करते हैं ना, लेकिन हमें यह कह दिया जाता है कि नहीं भाई ये तो गलत है, ऐसे फौज कैसे चलेगी। जो ब्रिटिश सरकार ने 200 कंट्रियों पर ये कानून थोपे थे, उनमें से 197 कंट्री में अपने अनुसार उन कानूनों को चेंज कर दिया गया। यहां तक कि ब्रिटिश आर्मी में ऐसे कानून नहीं है जो हमारे देश के आर्मी में घटिया कानून जो चल रहे हैं, और उन्हीं घटिया कानूनों का शिकार ये बंदा हुआ है। कारगिल युद्ध के बाद ये बंदा जब अपने घर आया है, उसके बाद ये दोबारा जब इसकी मेंटल स्थिति उस समय थोड़ी थोड़ी खराब रही, और जब ये वापिस वहां गया, लेट हुआ या क्या हुआ अभी तक मेरे पास पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन इधर उधर से जो चीजें खबरें हमारे पास पहुंच रही है उसके अनुसार ये मेंटल स्थिति में इसको 10 नंबर भरकर पागल बनाकर घर भेज दिया गया उस समय के अधिकारी ने। और उसके बाद ये मेंटल स्थिति में कभी गया कभी आया, और ये ऐसे कैसे बैठ गया, और पिछले 13 सालों से तो ये इसी चारपाई में बंधा हुआ है। इनके परिवार ने बहुत जगह इसकी आवाज उठाई। क्या वो सारे के सारे सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी अगर वो कोशिश करते तो इसके परिवार को बेनिफिट मिल जाता? आज मैं पूछना चाहता हूं हमारी सेना के आर्मी चीफ से, सीडीएस साहब से और ये सफेद पोश नेताओं से। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था आगरा का, जहां एक बुजुर्ग इंग्लिश फर्राटेदार बोल रहा था, और उसने ये कह दिया कि मैंने अधिकारियों को पढ़ाया, मैंने बहुत से मेजर ब्रिगेडियर पर किस किस को पढ़ाया। ये अपनी छोटी सी हिस्ट्री बताई उसने, और उसका एक वीडियो वायरल हुआ, और तुरंत सीएमपी के कुछ जवान आए, अधिकारी आए, और उसको बताया जा रहा है कि भाई उसको बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसका एमएच में इलाज किया जा रहा है, और उसके बारे में सोचा जा रहा है। ये वीडियो कल से वायरल हो रहा है क्योंकि ये जवान है। क्या इस समय सेना के आंखों पर ये वीडियो कल से वायरल हो रहा है, क्या इस वीडियो को किसी सैनिक अधिकारी ने नहीं देखा? क्या इसके आसपास में राजस्थान में कोई सीएमपी यूनिट नहीं है? क्यों नहीं किसी ने इस पर एक्शन लिया? क्यों सबका जमीर मर जाता है जब सामने पीड़ित एक जवान हो? जवान की इस मुसीबत में किसी अधिकारी को क्यों नहीं इसका याद आया कि इसको तुरंत के तुरंत किसी एमएच में जाकर इसको अच्छा इलाज मिले और इसके परिवार की देखरेख हो? क्योंकि ये जवान है, और जवान मरने के लिए पैदा होते हैं। जवान मर रहा है, उसका परिवार मर रहा है, किसी को परवाह नहीं है। इसी कारण इस वीडियो को अभी तक किसी की नजर नहीं गई। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास पर्सनल 500 से ज्यादा अधिकारी जो अभी वर्तमान ड्यूटी कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, रिटायर्ड आर्मी चीफ तक के नंबर हैं जिनके पास मैं ये भेजूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके भेजने के बाद इस पर वो संज्ञान लें, और ऐसी स्थिति में नियमों का उल्टा सीधा हवाला ना देकर इनकी मदद करें। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो कानून इस हिंदुस्तान में जब 1857 में ब्रिटिश आर्मी ने लागू किया था, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब उसमें से कुछ सख्त कानूनों को छोड़कर ऐसे कैसे अमेंडमेंट में आए, और उसके बाद में भी समय समय पर बहुत से कानून बदले हैं। और हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश की जनता के लिए, भलाई के लिए कानूनों को समय समय पर बदलना चाहिए।
मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि इस सैनिक ने वहां कारगिल वार में लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के दौरान ही इसकी यह स्थिति, मानसिक स्थिति इस तरह की हुई। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उस समय के इसके कमांडिंग ऑफिसर के अलावा जो ऊपर कड़ियां हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था ना कि आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर एक लाख का जुर्माना लगा था। क्या वो डायरेक्ट जो दोषी थे, एक मेजर साहब की पेंशन को डिसेबिलिटी पेंशन में, क्या वो आर्मी चीफ ने रोका था या रक्षा सचिव ने रोका था? नहीं, रोकने वाले और थे। लेकिन उनकी पनिशमेंट कोर्ट ने सही उनको दी कि वो इस तरह की ड्यूटी करें। लेकिन अभी भी वो लोग ड्यूटी नहीं करते हैं। अभी भी जवानों की जो शिकायत जाती है, हम बहुत से मामलों में जब पहले कर्नल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब इसको हैंडल करो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मानसिकता अंग्रेजों वाली भरी हुई है। उसके बाद जब हम उनसे सुपीरियर अधिकारी से ब्रिगेडियर साहब को कहते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि अब सीओ ने कर दिया, मैं क्या कर सकता हूं, वो ही करेगा जो करना है। मैंने आपको बताया था कि एक सिलसिले में एक जवान की पेमेंट रोकी तो उसके सीओ साहब को मैंने बात किया, नहीं माना। फिर उसके बाद में रिकॉर्ड में लास्ट जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी से मैंने बात की तो बोलते हैं कि आप आर्मी कमांडर से बात कर रहे हो, मैं क्या करूंगा, सीओ ने कर दिया। तो मैंने बोला साहब जवान को मुसीबत आ रही है कल और उसका परिवार अपने मरने की स्थिति में है। बोले मरेगा तो मैं क्या करूंगा। तब मैंने कमांडर साहब को कहा आप इस लायक थे नहीं कि आप लेफ्टिनेंट जनरल बन जाओ। अगर आप जवानों की मरने की बात करते हो तो आपने किसके बदौलत वहां तक उस रैंक तक पहुंचा है। मैंने बहुत उल्टी सीधी उनको बातें सुनाई और वो अभी रिटायर्ड होकर राजस्थान में ही है। हालांकि उन्होंने कहा कि आप ये ठीक नहीं है, लेकिन जब उनके दिल में वो ठेस, मेरे शब्द उनके दिल में पहुंचे, उन्होंने वास्तविकता में बोला एक बार उस चीज को अच्छे से देख लो। और फिर उस जवान की पेमेंट 2 दिन के अंदर उन्होंने शुरू की। मैं सैल्यूट करता हूं उनको, जय हिंद साहब। लेकिन उनके जब दिल में वो मेरे तीर चुभे ना, मेरी कठोर भाषा, मेरे वो कोई दुश्मन नहीं थे। और ना ही मैं जिन अधिकारियों से बात करता हूं या कई बार मेरे अधिकारियों के प्रति कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, क्या वो मेरे निजी दुश्मन हैं? लेकिन जब उनकी अंतरात्मा मर जाती है, जब वो इस तरह के अपने जवान के प्रति कठोर कदम उठाते हैं, और ये कठोर कदम उठाया गया, इसको पेंशन तक नहीं देना, ये उस समय के कमांडिंग ऑफिसर पे है। और ये मामला तो मीडिया में आ चुका है। मेरे पास तो ऐसे और भी बहुत से मामले हैं जो 17 साल सर्विस करके, कोई 20 साल सर्विस करके, उसकी मात्र छोटी सी गलतियों के प्रति, जो कि हमारा संविधान, हमारा कानून कहता है कि किसी को इतनी बड़ी सजा मत दो कि आप उसकी सर्विस भी खा जाओ और उसकी पेंशन भी खा जाओ। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे अधिकारी कि नहीं, हमारे आर्मी एक्ट में यही लिखा है, हम मजबूर हैं, हमें ये करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के लिए गाड़ियां इस्तेमाल करते हो, मैडमों के लिए गाड़ियां घूम रही है, सेवादार आपके माँ बाप तक जा रहा है, उस समय आप उस आर्मी एक्ट को कैसे भूल जाते हो कि आर्मी एक्ट में ये लिखा है कि किसी जवान का दुरुपयोग नहीं करना है। जवान अगर सहायक भी रखना है तो कर्नल एंड अबव को 1-1 लागू है, और वो सिर्फ सूचना आदान प्रदान के लिए है। लेकिन उस समय आपने अपने लिए उस नियम को किस तरह हैंडल कर लेते हो, और जवान के वेलफेयर के समय, जवान की गलती के समय उसको मैक्सिमम सजा देकर उसका कोर्ट मार्शल करके घर भेज देना, उसको पागल करके घर भेज देना, और उसकी मेंटल स्थिति वास्तव में क्या थी या है उसको नहीं देखते हो। जो वास्तव में मेंटल है, जिसको मेंटल का इलाज चाहिए उसको मेंटल का इलाज नहीं मिलेगा। जो इनके घरेलू कामों के लिए मना करे उसको मेंटल बनाकर जबरदस्ती उसको टॉर्चर कर दिया जाता है। ये हमारी फौज में है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को ये वीडियो देखना चाहिए। मेरे पास रक्षा मंत्री जी के पीए साहब का भी नंबर है, त्रिपाठी जी, और जो दूसरे हैं उनके भी नंबर है, मैं उनके पास भी ये वीडियो भेजूंगा। बहुत से हमारे जो इस समय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी, जिसके पास, मेरे पास बहुत से ऐसे मंत्री है, उनके पीए के नंबर है, मैं सबके पास भेजूंगा। अगर इस देश में किसी का जमीर जिंदा है तो तुरंत से तुरंत इस जवान का इलाज भी कराएं और इसके परिवार को बेनिफिट भी दें। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप अपने लिए, ये जितने भी हमारे IAS, IPS मंत्री खाती, बैठकर कानून में अमेंडमेंट करना आप लोगों के हाथ में है और आप करते हो। कई बार कोर्ट जिन कानूनों का हवाला देते हो वो कहते हैं कि संसद में जाकर वो नियम कानून बदल गए। ठीक है, कई तो संसद में गए नहीं, अधिकारियों ने अपनी मर्जी से ही चेंज कर दिए।
जिनको नेताओं को भी नहीं पता वो नियम चेंज हो गए, और कुछ नेताओं को सलाह देकर नियम चेंज कर सकते हो, तो इस तरह किसी के भले के लिए नियम चेंज नहीं हो सकते। मैं हमारी जनता से जरूर गुजारिश करूंगा कि मैं तो पर्सनल इनके पास भेजूंगा ही, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को वायरल नहीं करोगे, शायद इसके परिवार को या इसको जो बेनिफिट मिलना है, जो इलाज मिलना है, नहीं मिल पाएगा। उन लोगों का जमीर तो पता नहीं जिंदा है या मरा हुआ है या मरे हुए हैं, मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर आप देख रहे हो और आपका जमीर जिंदा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं पर्सनल नंबर पर, आपका कोई मंत्री संतरी जो कहते हो ना कि मेरी पहचान तो वो राष्ट्रपति तक है, या मेरी पहचान तो वो क्या बोलते हैं ट्रम्प साहब तक है, तो ट्रम्प साहब को तो छोड़ दो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर आपके पास आपकी पहचान है वहाँ भेजो और उनको बोलो कि साहब इसको किसी भी तरह सुविधा दिलाओ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो चाहें तो सुविधा दिला सकते हैं, और ये मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी इनके घर जाकर इनका पूरा बायोडाटा लेकर कि किस कोर्ट में गए थे, और कोर्ट को भी कहना चाहता हूँ कि बिना देखे हुए डिले मैटर बनाकर आप तो छोड़ देते हो, लेकिन हालात आपने देखे। आप जिस मैटर को डिले मैटर या हम नहीं सुनेंगे, ये हमारे दायरे से बाहर है, लेकिन आपको उन चीज़ों को ग्राउंड में उसके साथ क्या स्थिति हुई है उनका हवाला जरूर देखो। और जो पूरी सर्विस करके या इस तरह वास्तविक जो मुसीबत झेल कर या वास्तविक स्थिति में कानून के दायरे में हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति की वजह से या परिस्थितियों की वजह से, जैसे एक भरतपुर के हैं, उनकी लास्ट में वाइफ मर गई और 6 महीने लेट गए, उनकी वाइफ खत्म हुई, फिर उनका बच्चा खत्म हुआ, मेंटली प्रेशर में वो 6 महीने लेट गए, और उस 6 महीने में उनके कर्नल थे उस समय कोई लेफ्टिनेंट कर्नल, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। 17 साल सर्विस के बाद 6 महीने लेट होने पर आज तक उनको पेंशन नहीं मिली है। वो गए थे दिल्ली में कर्नल साहब के पास केस लगाने, लेकिन कर्नल साहब ने पैसे भी ले लिए और केस भी नहीं लगाए। तो ऐसे लोगों को मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ये यहाँ तो तुम जो करना है कर लो, वो लीली छतरी वाला ना जो ऊपर बैठा है भगवान, वो क्या करेगा आप ही को पता है। वो पता नहीं चलता, लेकिन वो जो उस समय पता चलता है जब ऐसी स्थिति होगी। जैसे कल परसों एक वीडियो देख रहा था, छोटा सा वीडियो, पहले ही लंबा हो रहा है, लेकिन मैं एक स्थिति बता देता हूँ कि एक कहानी थी मैंने जो देखी थी कि उसमें वो दिखाई गई थी 2 बाबू थे, अच्छी पद पर बैठे थे, तो उनमें एक बाबू था जो साधारण अपना चप्पल में और ड्रेस में आता था, छोटा सा स्कूटर लेकर वो हमेशा उसी में चलता रहा। दूसरी तरफ वो बाबूजी जो उसी के बगल में बैठते थे, वो रिश्वत ले लेकर उन्होंने बढ़िया बंगला कार में आते थे और बढ़िया कपड़ा ब्रांडेड सब कुछ पहनते थे, और उसको भी कहते थे कि यार तू कब तक ये साला फटे स्कूटर में डोलेगा, अच्छे से जूते भी नहीं है, अच्छे से कपड़े नहीं, क्यों नहीं मेरी तरह थोड़ा बहुत ले लेता। तो वो दूसरा बाबू ये कहता था भैया जितनी तनख्वाह मिल रही है मैं उसमें आराम हूँ, और कोई मेंटली प्रेशर नहीं, अपना काम करता हूँ और आराम से सोता हूँ। और दूसरा उसमें इतना उलझा हुआ कि वो मेंटल प्रेशर में कल किससे रिश्वत लेनी है, कल किसका खाना है, अच्छे से सो नहीं पाता। गाड़ी बंगले और कार तो बना ली, लेकिन ठीक से सो नहीं पाता था। और इसी स्थिति में एक दिन उसके बच्चे का कोई ऐसी बीमारी लगी है, एक्सीडेंट हुआ कि वो हॉस्पिटल में पहुंच गया, और उस हॉस्पिटल में जब उसका इलाज चला तो उसकी पूरी कमाई हुई दौलत उस इलाज में खर्च हो गई। जो रिश्वत की थी वो भी, गाड़ी बंगला सब कुछ बिक गया, और लास्ट में वो बैठा बैठा वहां रो रहा था, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपका बच्चा आप कभी भी 2-3 घंटे का मेहमान है, मर जाएगा। तब उसने ये रियलाइज किया कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, बस जो दौलत थी वो भी गई और अब बच्चा भी जाने वाला है। तब वो बाबूजी उसी चप्पल में आकर उसको बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। बोले वास्तव में मैं नहीं रो रहा, मैंने इतने दिन जो किया ना, मेरी किस्मत ने आज मेरे को अच्छे से रुलाया है, आज समझा दिया कि जो मैंने किया ना, जिनके लिए किया वो भी चले गए खाली हाथ, और मैं भी खाली हाथ हो गया। और उसके गम में उसकी पत्नी भी बीमार हो गई, हो सकता है वो भी चली जाएगी। तो वो जो मैंने किया उसका जो आप कहते थे कि आज आप जिस हालत में हो, वास्तव में जो कमाया है आपने कमाया, आप खुश हो, और मैंने जो कमाया वो भी कमा दिया, और बेटा भी जा रहा है और पत्नी भी चली जाएगी, मैं क्या करूँगा, इस गम में मैं भी जाऊँगा। ऐसा ना हो उन लोगों की स्थिति। बोलते ना भगवान इसी जन्म में
आप किसी का बुरा कर रहे हो, रिश्वत का खा रहे हो, उल्टा सीधा लोगों को कर रहे हो, उसका रिजल्ट यहीं देता है। आपको, आपके परिवार को जब भुगतना पड़ेगा ना, तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या किया। और हो सकता है इनके साथ जो हुआ हो और उस समय जो दोषी हो उनके साथ ये हो भी चुका होगा। बहुत सी हम खबरें देखते हैं ना, एक वो साहब की सड़ी गली लाश मिली थी कई दिनों के बाद, जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था, क्योंकि उसके बच्चे तो वहाँ विदेश में रह रहे थे। उसने पूंजी जमा की थी, लेकिन कैसे की थी, उसका अंत क्या हुआ। बहुत सी खबरें आती हैं। फ्लैट में सिर्फ बदबू ही बदबू और सड़ा गला शव मिला, क्योंकि बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। धन दौलत जो आपने ऐसे कमाई, उसका रिजल्ट ऐसे निकलता है। या तो बच्चे नहीं होते, हो गए तो लूले लंगड़े, या फिर खुद को छोड़ जाएंगे, सड़ी गली लाश मिलेगी। तो वो स्थिति आपकी न हो, ऐसे कर्म ना करें। कर दिए तो पछतावा करो, सुधरने का समय है, सुधर जाओ। वो देख रहा है, याद रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।